this entire first quarter of 2026, hasn't it? All right, well, we're very privileged now and honored to have our next guest amongst us already for a special session. In fact, we have with us now the Union Law Minister of Bharat. We are turning to our next segment, which is Next in Law. In this next session, we're going to be speaking about India's legal modernization revolution. And for that, I want to invite, without further ado, on stage, the Union Law Minister of Bharat, Shri Arjun Ram Meghwal ji. Shri Meghwal ji, could we please have you on stage? Let's keep the applause going for the Union Law Minister. And in conversation with Shri Meghwal ji will be the Editor-in-Chief of NewsX, Rishabh Gulati. Thank you, Uday. What a treat it is. I've had the privilege of interviewing our Union Law Minister a few times, and it is a treat. Arjun Ram Meghwal ji, आप हमारे साथ इस NXT मंच में आए हैं. आपका बहुत-बहुत स्वागत. धन्यवाद. अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे पास जैसे कार्तिक जी बता रहे थे, करीबन 40 देशों से 100 से ज़्यादा सिटिंग मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इस मंच से जुड़े हैं, हमारा पार्लियामेंट्री फोरम से जुड़े हैं. थोड़ा भारत की कहानी मैं बताना चाह रहा हूँ आपके द्वारा. पिछले कुछ सालों में ऐसे 1500-1600 कानून हैं जो अंग्रेज़ों के ज़मानों से यहाँ हमारे कोड में पड़े हुए थे. क्योंकि किसी ने ध्यान नहीं दिया, किसी ने सोचा नहीं, तो बस वो पड़े हुए थे. ये कैसे कानून थे जिसमें हमने इनको साफ़ करा है और अपनी ईज़ ऑफ लिविंग को हमने बढ़ाया है? देखिए, आपने सही कहा कि 1633 कानून जो अंग्रेज़ों के समय हमारे नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए, नियमित करने के लिए, उनको दंड देने के लिए बने. और वो उनका कोडिफिकेशन शुरू होता है, अगर मैं हिस्ट्री के पन्नों को पलटूं तो 1773 से पहला वो रेगुलेटिंग एक्ट लेके आते हैं. 1608 में वो सूरत में ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार के लिए आती है और धीरे धीरे 1757 का प्लासी का युद्ध वो उनके लिए माइलस्टोन होता है. उसके बाद 1773 से हमारे यहाँ कानून बनने शुरू हो जाते हैं, जिसको हम फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, 1773 एक्ट. उसके बाद एक्ट बनते गए और 1857 में एक यहाँ पे हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन हुआ, जिसको अंग्रेज़ों ने म्यूटनी कहा, गदर कहा. उसके बाद 1858 से हमारे यहाँ कोडिफिकेशन शुरू हुआ. लॉर्ड मैकाले जब आते हैं तो वो, हम अधिकतर लोग समझते हैं कि वो हमारी शिक्षा व्यवस्था को डिस्टर्ब करने के लिए शायद उनका योगदान है. उनका एक भाषण है ब्रिटिश पार्लियामेंट में, वो ये कहते हैं कि हमारी भारत की शिक्षा पद्धति हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम लंबे समय तक हम शासन नहीं कर सकते. लेकिन वो कोडिफिकेशन पे जोर देते हैं कि कानून बनने चाहिए. तो आपने देखा होगा कि आईपीसी हमारे यहाँ उसी पीरियड में बना, हमारे यहाँ सीआरपीसी भी उसी पीरियड में बना, 1898 में, 1860 में हमारा आईपीसी बन गया. ऐसे हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट भी बना. ये सब वही पीरियड है, 1857 के बाद का पीरियड है जहाँ अंग्रेज़ों ने कोडिफिकेशन शुरू किया. आप जो मेजर, जिसको आप NXT नाम अपने प्रोग्राम का दे रहे हो, नरेंद्र मोदी जी ने भी इस प्रोग्राम में ये कहते हुए कहा कि हम 20वीं सदी के जो कानून हैं उनसे हम 21वीं सदी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते. हमें 21वीं सदी में जो नागरिक रहते हैं उनको न्याय देना है, उनको गुड गवर्नेंस देना है. और कानून हमारे 20वीं सदी के होंगे तो हम न्याय नहीं कर पाएंगे हमारे नागरिकों के साथ, गुड गवर्नेंस नहीं दे पाएंगे, हम डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे, हम उनका
ईज ऑफ लिविंग नहीं दे पाएंगे, तो उन्होंने जो अंग्रेजों के ज़माने में बने हुए कानून थे, आईपीसी, सीआरपीसी, इंडियन एविडेंस एक्ट, उनको बदला। और खाली उनको ही नहीं बदला, 1633 ऐसे कानून थे जिनकी आवश्यकता नहीं थी, उनको भी समाप्त किया। और मैं इस विषय पे ये कहना चाहता हूँ कि अंग्रेजों को भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लेके आए। नरेंद्र मोदी जी को भारतीय नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए वो न्याय संहिता लेके आए। ये चेंज है, यही फर्क है। It's been a revolution, ladies and gentlemen. So the entire penal code, the legislative code in terms of the application to criminal laws have all been changed in the past 2 years. They've all been modernized, enhanced. It's called the Bharatiya Nyaya Samiti. Sir, 660 crore, that's just under 7 billion pages. 660 crore pages of court procedures, court documents digitize किए गए हैं। ये इसको सर्च करने में, रिसर्च करने में, इससे क्या सहूलियत मिलेगी अब आगे पीढ़ी? वो उसका रिसर्च पेपर कहीं स्टोर में पड़ा है, उसको कुछ चूहे भी खा गए, कुछ साई भी फैल गई, तो वो जो रिसर्च करने वाला है या जो हमारा एडवोकेट है, वो उस फैसले में जज ने क्या लिखा, क्या आर्गूमेंट हुए, वो देख नहीं पाएगा ढंग से। इसलिए हमने डिजिटलाइजेशन के काम को बड़े पैमाने पर हाथ में लिया। और जैसे आपने कहा कि आने वाले समय में अगर कोई आदमी, जब से हमारा यहाँ कोर्ट सिस्टम शुरू हुआ है, इवन हम पहले से भी हमारे यहाँ जो हमारे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में जो पंच व्यवस्था थी, उनका भी कोई ताम्र पत्र है तो हम उसको भी डिजिटलाइज कर रहे हैं। कारण क्या है कि भारतीय न्याय व्यवस्था उस समय भी बहुत अच्छी स्थिति में थी, ऐसी बात नहीं है। जब हम स्वतंत्र नहीं रहे, परतंत्र हो गए, तो हमारे पर दूसरी एक न्याय व्यवस्था थोप दी गई। तो हमारी जो न्याय व्यवस्था थी, जिसको हमने पंच परमेश्वर की न्याय व्यवस्था की, वो हमारे से लुप्त होती गई। तो हमने मैन्युस्क्रिप्ट्स के माध्यम से भी उनको ढूंढा और उन सब का हम डिजिटलाइजेशन करा रहे हैं, जिनका लीगल इंपॉर्टेंस है। ये आने वाले समय में ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है न्याय के क्षेत्र में। 7 billion pages of court records from all over the country. Sir, ease of living की मैं बात कर रहा था, प्रधानमंत्री भी इसकी चर्चा करते हैं, क्योंकि नागरिक के लिए, सिटीजन के लिए, that's what matters. जब हम स्कूल में थे, कॉलेज में थे, कुछ एप्लीकेशन फाइल करने के लिए या कॉलेज में एडमिशन करने के लिए सब कुछ गजेटेड ऑफिसर से अटेस्ट कराना पड़ता था। अब सेल्फ अटेस्टेशन है, ऑनलाइन फाइलिंग है। सो ईज ऑफ लिविंग से जो कानून घट रहे हैं, डिजिटलाइजेशन हो रही है, और नागरिक में जो हम कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि आप सच बोलते हो एंड वी ट्रस्ट यू, इससे ईज ऑफ लिविंग की क्या बढ़ोतरी हो रही है? देखिए, हम अगर लीगल फील्ड में बात करें तो हमारे यहाँ ई कोर्ट प्रोजेक्ट फेज 1, फेज 2, फेज 3, अभी 3 में हम चल रहे हैं। एक मैं लिटिगेंट के नाते बात करूं कि अगर मेरा केस चल रहा है और मेरी अगली पेशी क्या है, तो इस प्रोजेक्ट से पहले मैं वकील साहब को पूछता या मैं रीडर को पूछता मेरी नेक्स्ट पेशी क्या है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने नागरिकों को सुविधा देने के लिए, लीगल क्षेत्र की बात कर रहा हूं, कियोस्क बनाए, सेवा केंद्र बनाए, और वहां जाकर के उस मशीन में टच स्क्रीन के माध्यम से वो अपना केस नंबर डालेगा, तुरंत ही आ जाएगा कि इस कोर्ट में आपका मुकदमा चल रहा है और उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट ये है। यही ईज ऑफ लिविंग हम हर क्षेत्र में लीगल फील्ड में उपलब्ध करा रहे हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी, थोड़ा एक टेक्निकल सवाल पूछूंगा, क्योंकि आप इस पे चर्चा बहुत करते हैं, दिस कॉन्सेप्ट के लिटिगेशन कम हो, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म्स की बढ़ोतरी हो, इस पे क्या भारत में काम चल रहा है? देखिए, एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, एक कंसेप्ट जो था, उसको नरेंद्र मोदी जी के पीरियड में बहुत काम हुआ है। हमने मीडिएशन को बढ़ाया है, हमने कंसिलिएशन को बढ़ाया है, और हमने आर्बिट्रेशन को बढ़ाया है। और इसके द्वारा हम चाहते हैं, और प्री लिटिगेशन सिस्टम को भी हमने ठीक किया है, कॉमर्शियल कोर्ट हमने मजबूत किए हैं। इससे जो पेंडिंग मुकदमे हैं वो निश्चित रूप से कम होंगे। ये हमारे, और उसके साथ साथ जो हमारा ई कोर्ट प्रोजेक्ट 3rd है,
उसके माध्यम से सपोज करो कई बार दिल्ली में क्या होता है, एडवोकेट ट्रैफिक में फंस गए और कोर्ट नहीं पहुंच पाए, उनका केस सुनवाई के लिए आ गया, तो उस समय तो वो अपनी आर्ग्यूमेंट ही नहीं कर पाते थे, पहले एक टाइम था। अब हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आप अपने केस को आर्ग्यू कर सकते हो, ये सुविधा दी। हमने ई फाइलिंग की सुविधा दी। ये जो नए एक्ट जिनको आपने कहा कि आईपीसी की जगह हम भारतीय न्याय संहिता लेके आए और सीआरपीसी की जगह हम नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आए, इंडियन एविडेंस की जगह हम भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेके आए, इनमें हमने ये प्रावधान किया कि आप घर बैठे भी ई फाइल कर सकते हो, और अगर आप कहीं रास्ते में हो और कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे हो तो आप अपना कंप्यूटर खोलिए, आप लैपटॉप खोलिए और कोर्ट से रिक्वेस्ट करिए कि मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मेरे केस को आर्ग्यू कर सकता हूं। ये ईज ऑफ लिविंग है इन लीगल फील्ड में। सर, एडीआर के साथ साथ आर्बिट्रेशन का भी मुद्दा होता है। नो, ये थोड़ा तकनीकी सवाल है, लेकिन कभी कभी आर्बिट्रेशन भारत से बाहर चले जाता है। लोग कहते हैं सिंगापुर जाओ, दूर जाओ। भारत ये आर्बिट्रेशन का हेडक्वार्टर कैसे बन सकता है? देखिए, ये आपने बहुत सही सवाल उठाया। 4 ऐसे आर्बिट्रेशन सेंटर हैं जिनकी आप क्रेडिट कहिए कि पूरे इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी अच्छी बनी हुई है। उसमें आपका सिंगापुर आर्बिट्रेशन का सेंटर है, इंटरनेशनल सेंटर, आपका दुबई का है, हांगकांग का है, लंदन का है, और नरेंद्र मोदी जी की ये इच्छा भी है कि हम आर्बिट्रेशन हब बनाएंगे भारत को, क्योंकि उसमें हमने केसेस देखे हैं कि काफ़ी केसेस होते हैं जो भारत से संबंधित ही होते हैं। एडवोकेट भी कई बार भारत के होते हैं, कई बार 1-2 बार तो ऐसा समझ में आया कि जज भी भारत के हैं। तो भारत आर्बिट्रेशन का हब बने, इसके लिए नरेंद्र मोदी जी आर्बिट्रेशन एक्ट में भी संशोधन किया, मीडिएशन एक्ट में भी संशोधन किया, और एक और संशोधन आर्बिट्रेशन एक्ट में प्रस्तावित है। और मुझे पूरा विश्वास है कि एडीआर को, अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से जोर दे रहे हैं, आने वाले समय में भारत भी आर्बिट्रेशन का एक मजबूत हब बन करके उभरेगा। ये बहुत खुशी की खबर है दैट इसको हम फुल डायमेंशन, फुल 360 से देख रहे हैं। मेघवाल जी, एआई के ज़माने में हाल ही में भारत में अभी एआई इम्पैक्ट समिट हुआ है। विश्व भर के 40 हेड्स ऑफ गवर्नमेंट थे यहाँ पर। सारी एआई कंपनीज के सारे फाउंडर्स सब यहाँ पर आए थे। एआई की गवर्नेंस की लीगल फ्रेमवर्क में भारत क्या मार्गदर्शन दे सकता है? देखिए, जो अपने एआई ग्लोबल समिट की बात की जो भारत में हुई, ये इंडस्ट्री 4.0 का एक कंपोनेंट है। हम अगर थोड़ा पीछे चलें तो जब इस दुनिया में स्टीम के इंजन का आविष्कार हुआ तो उसको इंडस्ट्री 1.0 बोला, और जब इस दुनिया में बिजली का आविष्कार हुआ, पावर का, तो इसको इंडस्ट्री 2.0 बोला, और जब इस दुनिया ने कंप्यूटर का आविष्कार किया, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो उसको इंडस्ट्री 3.0 बोला। लेकिन अब जब हम इस युग में प्रवेश कर गए हैं, इंडस्ट्री 4.0, तो उसके मेजर कंपोनेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, 3D प्रिंटिंग है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी है, आईओटी है, मशीन लर्निंग है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। ये सब उसके पार्ट है और हम इसके बिना रह भी नहीं सकते। इंडस्ट्री 1.0 आया था, तब भी कुछ लोगों ने विरोध किया कि नाव चलाने वाले क्या करेंगे। इंडस्ट्री 2.0 आया, तब लोगों ने कहा लालटेन बनाने वाले क्या करेंगे, पेट्रोमैक्स बनाने वाले क्या करेंगे। और इंडस्ट्री 3.0 आया, तब भी लोगों ने कहा कि बहुत से लोग बेरोजगार हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं रुका। इंडस्ट्री 1.0 भी आया, 2.0 भी आया, 3.0 भी आया, और नागरिकों के जीवन को आसान करते गए, और रोजगार के अवसर भी बढ़ते गए, रोजगार के स्वरूप भी बदलते गए। तो अभी जो ग्लोबल समिट हुई थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के भारत में, उसमें निचोड़ ये निकला कि माना ये हमारे लिए चैलेंज है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें साइबर केसेस बढ़ेंगे,
क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के कुछ केसेस बढ़ेंगे, चैलेंज है, लेकिन इस चैलेंज को हमें अवसर में बदलना है। इसलिए इस समिट में ही तय हुआ कि रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे। एआई टेक्नोलॉजी आने के बाद रोजगार का स्वरूप बदल जाएगा, जिसके लिए हम तैयार हैं, जिसके लिए भारत तैयार है। और नरेंद्र मोदी जी अपने गवर्नेंस में इसकी प्राथमिकता देते हैं कि इसको हमें भारत को इसके लिए तैयार रखना है। और आपकी आज की कॉन्फ्रेंस, आपका सेमिनार भी इसी को ही इंगित कर रहा है। मेघवाल जी, इसी मामले पे और इसी मुद्दे पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इसकी लाइन कहाँ है, हद कहाँ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि आजकल लॉ स्टूडेंट्स इस्तेमाल कर रहे हैं उसे ऐसे रिसर्च करने के लिए। कुछ लोग कह रहे हैं रिसर्च करना एआई से अच्छा है, सही है, लेकिन एआई आपका पेपर लिख रहा है वो गलत है। इन द लीगल फ्रेटर्निटी विद इन द प्रैक्टिस ऑफ लॉ लाइन क्या है? क्योंकि कुछ लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसा जमाना आएगा कि भाई कंप्यूटर ही जजमेंट भी पास कर रहा है। कुछ देशों में इस तरह के प्रयास हो भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है और मनुष्य का दिमाग अपनी जगह है। ह्यूमन बीइंग का स्थान कोई टेक्नोलॉजी नहीं ले सकती। ऑन दैट वेरी फिलोसफिकल नोट, अर्जुन राम मेघवाल जी, हमारे साथ इस मंच पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने बहुत क्लैरिटी दी है कि क्या लीगल रिफॉर्म की स्पेस पे यहाँ पर भारत में चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। लेट्स हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू। That, of course, was our special segment on Next in Law. We will return to it shortly with another panel discussion as well. But for now, I want to quickly turn our focus to Next in Finance. Yes, of course, at the end of the day, it is very important to have a robust economy and equitable finances. But what is going to be the impact of artificial intelligence